दोस्तों एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोगों ने यूपी टेट 2026 सीडीपी का लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि जो भी एक दो टॉपिक जो छोटे मोटे छूटे हैं उसके लिए परेशान मत होइए। हम लोग जब प्रीवियस ईयर प्रश्न पर सॉल्व करेंगे, जहां भी वो टॉपिक आएगा वहीं हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। हम लोग हमेशा शुरुआत होती है कि पहले हम सरल सरल पढ़ते हैं, फिर टफ की तरफ जाते हैं। हम आपको आज उल्टा पढ़ाते हैं, मतलब हम लोग पहले कठिन वाला पेपर सॉल्व करेंगे, फिर सिंपल की ओर आएंगे। आप देखेंगे इस वीडियो में कि जब आपके लिए सरल कठिन वाला पेपर इतना सरल हो गया तो सरल वाला कैसा होगा आप इसका अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। देखिए आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी टेट 2021 जो लेटेस्ट पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट का जो सीडीपी सेक्शन है, आज हम उसको देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आप देखेंगे कि जो हमने 22-23 वीडियो पढ़ा है, लगभग 10-12 घंटे क्लास, उसमें लगभग सभी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन जो नहीं रहेंगे उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए समय ना लेते हुए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और उस पर हम अपनी समझ बनाते हैं। देखिए इतना टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे और एक एक क्वेश्चन में आपके सॉल्व कराते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। आपको याद होगा थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 उन्होंने गौड़ नियम दिए थे। मैंने आपको बताया था 3 जो उनका मुख्य नियम था वो कौन कौन सा था। पहला था अभ्यास का नियम, इसमें बच्चा अभ्यास से सीखता है। तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम थार्नडाइक के थे। चौथा जो आवृत्ति का है वही नियम नहीं है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बताइए कहां दिक्कत हुआ। जो हम पढ़े हैं उसको आसानी से निपटा देंगे। अगला प्रश्न, कोहलर तथा कोफ्फा के अनुसार सीखना क्या होता है। अब आप खुद बताइए कोहलर का सिद्धांत क्या था। अब जरा जाइए बैक में, मैंने आपको बार बार बताया था कि कोहलर ने सुल्तान नामक बंदर पे प्रयोग किया था और उन्होंने सूज का सिद्धांत दिया। जब बंदर को यह सूझ गया कि दोनों डंडा हम जोड़ के केला तोड़ सकते हैं, उसने केला तोड़ लिया। अर्थात कोहलर और कोफ्फा के अनुसार सीखना किससे होता है, सूझ के द्वारा या अंतर्दृष्टि के द्वारा। सूझ के द्वारा कह लीजिए या अंतर्दृष्टि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले का आंसर हो गया 4 और दूसरे का ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आपने क्लास अटेंड किया है तो आप फर्राटे से सबके सब निपटा देंगे। अगला प्रश्न, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। अब आप बताइए सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था। मैंने आपको बार बार बताया था जब भी सामाजिक की बात आएगी तो एक ही व्यक्ति आता है, वाइगॉस्की। तो इसमें कहा है सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे, वाइगॉस्की। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाइगॉस्की ने ही सामाजिक निर्माणवाद के जनक थे, या सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगॉस्की ने ही दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे ZPD निकटवर्ती क्षेत्र के सिद्धांत से सीखते हैं, MKO अधिक ज्ञान वाले से सीखते हैं और अपने पास से सीखते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 2 नंबर। चौथा प्रश्न, इसमें कौन सी विकास की विशेषता नहीं है। डेवलपमेंट कैसा होता है। पहला, संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। विकास कभी भी आपका अनियंत्रित नहीं होता। जब भी किसी बच्चे का डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगे या कोई बच्चा पैदा होते ही बोलने लगे। एक समय सीमा होती है, उसके अनुसार जब वो आयु तक पहुंचेगा तब बच्चा पैदल चलेगा या बोलेगा या अदर एक्टिविटी करेगा। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है विकास संचयी बिल्कुल होता है, केंद्रित होता है। दिशात्मक होता है कि पहले हाथ, अब किसी का हाथ ऐसे पीछे नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। और विशिष्ट, विशिष्ट मतलब हर एक बच्चे का विकास अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो चौथा लिखा है ना वो विशेषता नहीं है। अर्थात चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिख रहा है, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। जब मैंने आपको वंशानुक्रम बताया था तभी बताया था कि अगर हम कहें कि आनुवंशिकी के जनक कौन है
तो नाम आता है ग्रेगर जॉन मेंडल का। लेकिन उनसे पहले एक व्यक्ति थे गाल्टन, जिन्होंने 1882 में ही अपनी पुस्तक में आनुवंशिक या हेरिडिटी का जिक्र किया था। तो ध्यान रखे रहिएगा, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? गाल्टन। ये सब मैंने आपको कवर कराया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटेगा आपका। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ये आपने नहीं पढ़ा है, हम आज आपको बताएंगे, पहले समझिए। देखिए बात समझिए, कह रहा कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति, किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा, उसका पहला चरण क्या है? न्यूनतम मतलब पहला। देखिए किसी को ज्ञान प्राप्त हो, सबसे पहला चरण यही है, वो सीखे, यानी कि पहला होगा ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। हम समझाएंगे, परेशान ना होइए। तो अभी के लिए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे न्यूनतम स्तर जो है वो क्या है? ज्ञान है। तो छठे नंबर का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे है हम अभी समझाएंगे। तो छठे नंबर क्या हुआ? ज्ञान हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये आपका फिर आ गया। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? याद है आपको? मैंने आपको बताया था माइक्रो टीचिंग कितने समय की होती है? माइक्रो टीचिंग होती है 36 मिनट की। उसमें अंतिम सोपान लास्ट में क्या करते हैं? देखिए पहले हम योजना बनाते हैं 6 मिनट का, फिर पढ़ाते हैं 6 मिनट, फिर प्रतिपुष्टि करते हैं। 3 स्टेप हुआ, योजना, पढ़ाना, प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना, पुनः पढ़ाना, पुनः प्रतिपुष्टि। तो लास्ट वाला कौन सा हुआ? पुनः प्रतिपुष्टि। यानी कि इसमें आपका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है। माइक्रो टीचिंग का लास्ट स्टेप क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक लेना। पहले हम पढ़ा देंगे बच्चे को, बच्चे ने क्या सीखा, फिर पहला योजना बनाया हमने, पढ़ाया, फिर उससे फीडबैक लिया, उसके बाद उसी योजना में सुधार करेंगे, दूसरे को पढ़ाएंगे और फिर प्रतिपुष्टि लेंगे। तो लास्ट स्टेप क्या हुआ? प्रतिपुष्टि। और पहला स्टेप क्या हुआ? योजना बनाना। ठीक है, तो हो गया माइक्रो टीचिंग। कितने समय का? 36। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का 3। 8वां, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। अब गिलफोर्ड को पहले किनारे करिए। अपसारी चिंतन, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि ये समस्या है, इसको हम इधर से भी सॉल्व कर दें, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, यानी कि एक ही समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हों, पूरा फैलाव हो, पूरा बहाव हो। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा विचार प्रवाह। हमारे विचारों को रोकने वाला कोई हो ना, हम चाहे जैसे सोच लें, चाहे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप बताइए आपको कहां दिक्कत हुई? जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं क्या मैंने आपको ऐसे नहीं समझाया था? अगर हम फिर से कह रहे हैं, जितने लोगों ने क्लास नहीं देखा है आप देख लीजिएगा, 2-3 दिन में आप खत्म कर देंगे। 10 घंटे क्लास है और आप अच्छे से 25 मार्क गेन कर लेंगे। सोचिए सबसे एडवांस वर्जन का क्वेश्चन है जो लास्ट में आया था और उसमें भी इतना आसानी से हो रहा है। प्रश्न नंबर 9, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? आसबॉर्न। ये याद रखिएगा, ये नया क्वेश्चन है। आसबॉर्न, ठीक है, आसबॉर्न। ये देखें बोर्न, ब्रेन आ रहा है ना इसमें शब्द। तो आसबॉर्न ने क्या कहा था? मस्तिष्क उद्वेलन के थ्योरी दिया था। इनका कहना यह था कि कोई व्यक्ति तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो समस्या को हल ना कर ले, अर्थात उसका दिमाग तब तक चलता रहेगा, दिमाग घूमता रहेगा कैसे हम सॉल्व कर लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? 2, ऑसबॉर्न ने। ओके, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण निम्नलिखित में से संबंधित है। अच्छा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि टैट, याद है आपको? TAT, टैट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टैट परीक्षण किसने दिया था? तो टैट परीक्षण दिया था CD मॉर्गन एवं H मूरे, दोनों लोगों ने। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और जो 2 लिखा है वो बिल्कुल सही है, मूरे और मॉर्गन, मूरे और मॉर्गन। ऐसे समझिए, टैट में क्या है? TAT, टैट टैट मैच करा, उसे ही मूरे और मॉर्गन, MM।
तो टैट से एमएम, ठीक है। तो दो लोगों ने दिया था, इस सिद्धांत को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? किसने? मूरे और मॉर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। बात करते हैं 11। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, संशोधन। देखिए, सृजनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग, आपको कोई चीज बनानी है, आप क्या करेंगे भाई? जैसे फॉर एग्जांपल हमको मान लीजिए पार्टी करनी है। पार्टी करने के लिए भी तो हम सोचेंगे कितने लोग रहेंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या अरेंजमेंट हो, अर्थात आप क्या करेंगे? आप योजना बनाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोजन। पहले हम क्या करेंगे? आयोजन। सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था को हम क्या कहते हैं? आयोजन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको याद होगा, उद्दीपक अनुक्रिया यानी किसको हम कहते थे? स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। इसका प्रतिपादक किया था थॉर्नडाइक ने, और इसी सिद्धांत को हम प्रयत्न एवं त्रुटि का नाम भी दिए थे, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिए थे। इसी को हम प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं, और हिंदी में कहें तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको दिया था थॉर्नडाइक ने। दो चीजें और, CR थ्योरी दिया था पावलाव ने, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, और RS थ्योरी दिया था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने, जिसको क्या कहते हैं? अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, आपको अगर एग्जाम में निपटा दीजिए। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, और उसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है? पहला, व्यक्तिगत कारक बिल्कुल करेगा, वातावरण करेगा, सामाजिक भी करेगा, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर 4, 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों कारक प्रभावित करेंगे। 14वां है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? याद करिए, एक कारक बुद्धि अल्फ्रेड बी ने, द्विकारक स्पीयरमैन, त्रितंत्र या था ना, उसको भी स्पीयरमैन। फिर आपका अगला आया था समूह कारक थर्स्टन, बहुकारक गार्डनर, होवर गार्डनर। तो 14वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गार्डनर। कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर, ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, अभी मैंने बताया स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक। 15 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने क्या कहा था? स्पीयरमैन ने कहा था कि सभी की बुद्धि S और G जैसा होता है। G मतलब जनरल सामान्य, और S मतलब स्पेशल विशिष्ट। सामान्य यानी कि हर एक व्यक्ति के पास सामान्य बुद्धि होती है, बट S जिसकी बुद्धि जिस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगी उसे हम कहेंगे विशिष्ट बुद्धि। जैसे हम शिक्षक हैं तो हमारी शिक्षक वाली बुद्धि, कोई गायक होगा तो गायक वाला बुद्धि, कोई क्रिकेटर होगा तो क्रिकेटर वाला बुद्धि। ऐसा कहा था स्पीयरमैन ने। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया था, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट विधि दिया था किलपैट्रिक ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा किलपैट्रिक। वही हम बात करें फ्रॉवेल, किलपैट्रिक और फ्रॉवेल में कंफ्यूजन होता है। फ्रॉवेल ने दिया था खेल विधि या खेल क्या लीजिए योजना, और वही बात करें किलपैट्रिक की तो इन्होंने प्रोजेक्ट विधि दिया था, ठीक है, या इसी को योजना विधि भी कहते हैं। जॉन डीवी द्वारा कर लीजिए कि उनसे इंस्पायर होके बनाया गया था, ठीक है। आगे, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। जब भी हम पाठ योजना बनाते हैं, अगर आपने डीएलएड या बीएड किया होगा तो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले हम क्या करते हैं याद कीजिए। तो सबसे पहले जो हम अपनी डायरी बनाते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, उसमें लिखते हैं प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं जरा गौर कीजिए। इस प्रस्तावना में हम यही लिखते हैं कि जो भी बच्चे को आज सिखाना है
जो भी बच्चे को आज बताना है उसी के बारे में जिक्र रहता है। तो यही तो है सिखाना मतलब अधिगम। अधिगम के पूर्व आप क्या करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न। बच्चे जल के बारे में जानते हो? हाँ सर जानते हैं। कैसे गंदा होता है? सर नहाते से गंदा होता है, नाला पानी में वगैरह वगैरह बताएगा, फिर आप वहीं से जोड़ के बता देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, गलत वाक्य को चुने। इनमें से जो गलत है उसको चुनिए। 18 नंबर में जो गलत है उसको चुनिए। क्या कह रहा है समझते हैं। पहला, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। सही बात है, ये तो गलत नहीं है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ये भी सही बात है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही बात है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित नहीं, कंट्रोल इन्वायरमेंट में बच्चा नहीं सीख सकता। यानी कि बच्चे को आप कह दीजिए बैठ के सीखो, पढ़ के सीखो, वहां तक जाओ, यहाँ तक आप पानी लाओ, ये करो। यानी कि कंट्रोल मैनर में बच्चे को आप नहीं सिखा पाएंगे, दबाव में चीजों को नहीं सीखता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 के बाद 19 नंबर, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? जरा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम बात करें 86वां संशोधन। कौन सा? 86वां संशोधन सन 2002 में ये कहा गया कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और इसको आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। किसमें? आर्टिकल 21A में। क्या कहा गया? 86वां संशोधन सन 2002 में कहा गया कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, साथ ही साथ ये उनका मौलिक अधिकार होगा। 21A में जोड़ा गया, और बाद में RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो 2009 आया, उसने भी अपनी इस बात को अपने अंदर समाहित कर लिया और इस बात पे चर्चा किया। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संशोधन। ओके। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? मूल्यांकन सम्मिलित है, उपाचारात्मक कार्य सम्मिलित है, निदानात्मक सम्मिलित है, उपयुक्त सभी। तो सभी। प्रश्न नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो 20वें का उत्तर ऑप्शन नंबर 4। आप वहां क्वेश्चन देखते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, शिक्षण का सबसे कम प्रभावशाली होगा, मतलब शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा। ये हो सकता है। देखिए, 21 नंबर में जो पहला नंबर ऑप्शन है ये हो, जैसे अगर शिक्षक कह दे कि जितना कहे हैं पढ़ाने के लिए उतना ही पढ़ो, तो बच्चे कम सीख पाएंगे। बट हम और ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चे निष्क्रिय होंगे, ये भी हो सकता है। लिखने पर बल हो, ये भी हो सकता है। केवल उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। तो कभी भी आप जल्दबाजी में ऑप्शन गलत मत कीजिएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिए पहले, सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? जब केवल शिक्षक की चलेगी तब भी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी होगा, लिखने पे बल होगा तब भी होगा, सभी होगा तो सभी होगा। ऑप्शन नंबर 4। भाषा का रूपांतरण सिद्धांत, मैंने आपको बताया था सामाजिक सिद्धांत जब भी आएगा तो वाइगोत्स्की, भाषा का सिद्धांत आएगा तो चोमास्की। ठीक है, चर्चा जहां चाव चाव होता है वहां भाषा आती है, तो चोमास्की से भाषा। ध्यान दीजिएगा, भाषा का सिद्धांत चोमास्की ने दिया। आगे है प्रश्न नंबर 23, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? जरा इसके बारे में जरा आप समझ लीजिए, हम समझाते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन नंबर निपटाते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है। देखिए, मनोवैज्ञानिक थे सेल्डन। कौन थे? सेल्डन। इन्होंने जब व्यक्तित्व को बताया, किसको बताया? व्यक्तित्व को। जब इन्होंने व्यक्तित्व को बताया तो व्यक्तित्व को बताते समय इन्होंने कहा, देखो व्यक्तित्व 3 टाइप का होता है। एक होता है एंडोमार्फिक, एंडोमार्फिक ENDOMORPHIC। ठीक है, पहला इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एंडोमार्फिक हो सकता है। दूसरा मेसोमार्फिक, हम समझाते हैं, घबराइएगा नहीं, सब एक बार में क्लियर हो जाएगा। मेसोमॉर्फिक, ठीक है, मेसोमॉर्फिक MOR है। फिर लास्ट इन्होंने बताया एक्टोमार्फिक, ECTOMORPHIC। देखिए, इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो होता है वो
उसका व्यक्तित्व तीन प्रकार का होता है। पहला एंडोमॉर्फिक, मॉर्फिक, MOR, मोर से मुड़ा हुआ, तो गोल मटोल। एक व्यक्ति कैसा हो सकता है? गोल मटोल, या कह लीजिए कि ऐसे पेटू टाइप का, ठीक है, गोलू मोलू टाइप का, पांडा जैसा। एक व्यक्ति का शरीर पांडा जैसा हो सकता है। दूसरा है मेसोमॉर्फिक, मेसो मतलब मसल्स। दूसरा शरीर रूप से गठीला हो सकता है, गठीला या मजबूत हो सकता है। और तीसरा हो सकता है पतला या कमजोर। तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति तीन टाइप का हो सकता है, या व्यक्ति तो तीन टाइप का। पहला जो पतला शरीर वाला होगा, जैसे हम हैं। कोई मोटा होगा, गोलू मोलू टाइप का, जैसे मोटू पतलू में है ना, मोटू और पतलू हो गया। तो ये हो गया आपका, कहाँ गया ये, मोटू हो गया, ये पतलू। और बीच में एक गठीला शरीर वाला होगा, जैसे छोटा भीम है, ठीक है। तो तीन टाइप के व्यक्तित्व के विषय में इन्होंने बताया था शरीर के आधार पे, किसने? सेल्डन ने। कौन कौन सा ध्यान रखिएगा? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। अब जरा अपने ऑप्शन पे आइए, तो आप गौर करेंगे ऑप्शन में, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है एंटागोनोस्टिक, वो ऑप्शन नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एंटागोनोस्टिक। इसके विषय में सेल्डन ने नहीं बताया था। तो सेल्डन के अनुसार शरीर के या व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, मैंने आपको बता दिया। ये ध्यान रख रहे, कहीं आप नोट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अच्छे से आप कर सकेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। पहला आवश्यकता, बिल्कुल है। अंतर्नोद, ये भी है। प्रोत्साहन भी है। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बताइए कहां दिक्कत है, बताइए। एक सेल्डर वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने बताया नहीं था, और बाकी एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है बस। बाकी आप 25 प्लस आराम से कर ले गए, और एकदम सस्ते में, या कह लीजिए कि सिंपल वीडियोस देख करके। तो बड़े बड़े वीडियो देख के दिमाग खराब क्यों करना, हमें नंबर लेना है, हमें किताब थोड़ी लिखना है। चलिए तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 25। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। ये मैंने आपको बताया था कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। इन्होंने इदम, अहम और परा अहम की बात कही है। इदम मतलब मैं कर सकता हूं, अहम मतलब मैं ही कर सकता हूं, परा अहम मतलब नहीं मैं कर सकता हूं और भी कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें बात थी, ये ध्यान रखिएगा। इद, ईगो और सुपर ईगो, ठीक। किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड ने। ओके। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अब देखिए आप यहां फंसेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो अब इसमें आप नहीं फंसेंगे। जरा बैक जाइए, मैंने क्या बताया था। स्किनर ने कहा था अनुक्रिया अनुबंधित सिद्धांत। अब कह रहा है कौन नहीं है। पहला अभिक्रमित अनुदेशन, यह है। व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, ये भी है। त्रुटि के माध्यम सीखना, नहीं है। त्रुटि के माध्यम से सीखने के विषय में किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और जो 4th है व्यवहार रूपांतरण, वो भी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 27 नंबर प्रश्न, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा मूल्यांकन, अगर अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, उनकी कैपेसिटी या उनकी कह लीजिए क्षमताएं अलग अलग है सीखने सिखाने की, तो इसके लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से हम कितने भी बच्चे हों, कैसे भी बच्चे हों, सबका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आगे 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? अब आपने ये नहीं देखा होगा। 28 पर को भी हम रोकते हैं, अभी हम आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी समझा देंगे, तब आपको बताएंगे, ठीक है। अभी बताते हैं। 29 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध, प्रत्यावर्ती स्तर। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, शिक्षण का स्तर नहीं है तो स्मृति मतलब याद करना, बिल्कुल है। अभिप्रेरणा नहीं है, ये मोटिवेशन है।
ये पढ़ने पढ़ाने के पहले की अवस्था है। आप मोटिवेट करिए तब बच्चा सीखे, लेकिन टीचिंग के दौरान ये नहीं आता। तो सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा। तो 29 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देते हैं 30। विकास के मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब देखिए जरा समझिए, मनोसामाजिक याद आया आपको? मैंने आपको बताया सामाजिक दिया था किसने? वाइगोत्स्की ने। एक आया था मनोसामाजिक, एरिक एरिक्सन, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के कारण बताए थे। तो 30वां का उत्तर हो जाएगा एरिक एरिक्सन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनोसामाजिक कहेगा तो एरिक एरिक्सन और सामाजिक कहेगा तो वाइगोत्स्की। क्लियर? अब हमने आपको 28 नंबर क्वेश्चन पेंडिंग रखा था। क्यों रखा था समझते हैं। देखिए, हमने अभी नहीं पढ़ा था बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसको समझाने के लिए ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया और उसका नाम रखा ब्लूम टेक्सोनॉमी। इन्होंने कहा देखो, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे सबसे पहले 3 पक्ष से सीखते हैं। उनके जो सीखने सिखाने का पक्ष होता है उनको 3 प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया। पहला इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक पक्ष होता है। दूसरा इन्होंने कहा भावात्मक पक्ष होता है। और तीसरा इन्होंने कहा क्रियात्मक पक्ष होता है। क्रियात्मक पक्ष या कह लीजिए शारीरिक पक्ष, क्योंकि क्रिया शरीर से ही करते हैं तो इसे कहते हैं शारीरिक पक्ष। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा, पहले समझिए ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज को 3 प्रकार सिखा सकते हैं या 3 कारक होते हैं। पहला कौन है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने कहा पहला चरण है ज्ञान, जो अभी हमने बताया था आपको। दूसरा है बोध। तीसरा है अनुप्रयोग। चौथा है विश्लेषण। पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहला स्तर कौन है? ज्ञान। सबसे लास्ट स्तर मूल्यांकन। पहला कौन है? ज्ञान, लास्ट मूल्यांकन। ज्ञान के बाद देखिए, हम जब कुछ सीखते हैं तो ज्ञान, जो उसको समझ जाते हैं तो बोध, प्रयोग करने लगते हैं तो अनुप्रयोग, प्रयोग के बाद देखते हैं क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, विश्लेषण। अब उसके बाद फिर ऐसा और क्या क्या हम पकड़ सकते हैं, ऐसे सेम क्या क्या चीजें, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, संश्लेषण। और लास्ट में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मूल्यांकन। तो किसी चीज का पहला चरण क्या हुआ? संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा आता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक, इसमें भाव वाली चीजें रहेंगी, जैसे इसमें आपका आग्रह, अनुक्रिया, अनुमूल्यन। आग्रह आ गया, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, और आपका इसके बाद अगर कहें संगठन और चरित्र निर्माण। तो भावात्मक का एक पक्ष जो है ना, ये देखिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया ना, अनुक्रिया, सॉरी, पहले आग्रह है, पहले है आग्रह, फिर है अनुक्रिया, फिर है आपका अनुमूल्यन। 1 2 3 4 5। पांचवा है आपका चरित्र निर्माण। देखिए, आग्रह मतलब भावात्मक पक्ष कहता है कि किसी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? विनय पूर्वक आग्रह, फिर उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। अनुमूल्यन मतलब हम अब चीजों को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। फिर संगठन है, संगठन मतलब होता है समूह बनाना। और लास्ट में आपका चरित्र निर्माण। तो भावात्मक पक्ष में ये पूछा हुआ था, चरित्र निर्माण, ठीक है। देखिए, अब आप जरा याद करिए, अभी क्वेश्चन ये जो आएगा यही था, 28 नंबर प्रश्न आपको यही था, अभी बताते हैं आपको। अब आता है लास्ट में क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष मतलब जो भी ऑप्शन आपको ऐसा दिख जाए जिसमें शरीर द्वारा काम होता हो, जैसे सहज क्रियाएं, क्या सहज क्रियाएं, और उसके बाद कार्य संप्राप्ति, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति या प्रकृतिकरण। इतना टफ हमको नहीं याद रखना है, हमको बस ध्यान रखना था कि ब्लूम टेक्सोनॉमी 3 भाग में है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष में ये 6 हैं,
ये ध्यान रखिए, यही पूछता है, बहुत पूछता है ये। देखिए 2 प्रश्न पूछा है, अभी इसके पहले पूछा था ना, इसका न्यूनतम स्तर क्या होता है, ज्ञान। अब आ जाइए आप प्रश्न नंबर 28 पे, क्या बोला था, देखिए कह रहा है कि निम्न में से अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? पहला अवबोध, तो यहां पे है, ज्ञान ये भी है, चरित्र निर्माण ये नहीं है, देखिए इसमें कहीं है, नहीं है। और उसके बाद लास्ट आपका है विश्लेषण, तो विश्लेषण भी है। तो कुल मिला के 28वें प्रश्न का जो उत्तर होगा चरित्र निर्माण। ब्लूम टेक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष में चरित्र निर्माण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज हमारा पेपर फर्स्ट 2021 का जो टफ लेवल का था। अब आप सोचिए 2 प्रश्न छोड़ करके सब हमने कवर कर दिए, आज ये भी कवर हो गया। इसी प्रकार से जो नए प्रश्न आएंगे हम उसको समाहित करते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते जाएंगे। वीडियो पसंद आई, विश्लेषण अच्छा लगा आपको, आकलन अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कहीं आपको कमी नजर आती है कि हाँ यहाँ थोड़ा आप अच्छे से बताइए, तो हम जरूर बताएंगे। बेहतर तैयारी रखिए आप। आज 19 तारीख हो गया, 10-12 एग्जाम बचा है, आप एकदम उड़ा दीजिए। हम भी मन से लग जाते हैं ताकि आपको 8-10 प्रश्न पत्र अच्छे सॉल्व करा दें और चीजों को समझा दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तक के लिए